तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार सरकार के एजेंडे में जाति पर आधारित जनगणना शामिल है। राज्य में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। इसे रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता की दलील है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में G20 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर रहे हैं और इस वीडियो के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि G20 के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पहल की प्रशंसा की। इस योजना के तहत देश के कोने कोने में लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। देखिए। और भारत ने G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं, उस पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के समापन समारोह के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड महामारी से सबक लेते हुए सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की अगली बैठक में इन एजेंडों पर विचार होगा। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी हैं। सर, 3 दिन की तीन जो प्रायोरिटी भारत ने तय किए थे, कितना उस पे आगे आप बढ़े हैं? सैद्धांतिक रूप से G20 के सभी देश इन तीनों प्रायोरिटी से सहमत हैं। अब जो विमर्श होगा वो इस बिंदु पर होगा कि इन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए किस प्रकार के स्पेसिफिक स्टेप्स, विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। कोविन की बात करें या फिर ई संजीवनी की बात करें, तो भारत कैसे इस पे आगे बढ़ रहा है बाकी देशों को, और क्या टेक्नोलॉजी देना चाहता है? ये जो डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, ये इस प्रकार के हों कि सभी देश इनका इस्तेमाल कर सकें। हम कहते हैं ओपन सोर्स हों अपने देश में। हम ये भी कहते हैं कि ये डिजिटल सॉल्यूशन डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स हैं, यानी ये सबके लिए उपलब्ध है। ये मानवता के कल्याण के लिए, ये उस कॉन्सेप्ट में आता है जहां हम कहते हैं वन हेल्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। तो इन मुख्य सिद्धांतों पर सहमति है। अब इनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा उस पर विमर्श आगामी बैठकों में होगा। इंडोनेशिया वाले बैठक में, बाली बैठक में डिक्लेरेशन में कोविड पैंडेमिक फंड बनाया गया था। उसको लेकर के कैसे उसका उपयोग हो, क्या उसका रोड मैप होगा? हमने ये सुझाव रखा कि जो फ्रेगमेंटेड ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर है उसको एक समन्वित आर्किटेक्चर के रूप में कैसे बनाएं, ताकि हमारे रिस्पांस किसी भी पेंडेमिक में भविष्य में आने वालों में कैसे समय पर हो सकें, कैसे हम अधिक एजाइल हों, तेज़ी से रिस्पांस हो, जहां ज़रूरत है वहां रिस्पांस हो। तो ये सब चीज़ें पेंडेमिक फंड एड्रेस करेगा आने वाले दिनों में। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है और ये एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है, और G20 की जो बैठक हो रही है इसमें ये प्रमुख एजेंडे के रूप में है। इस पर क्या बातचीत हुई? आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों को ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की, वो एंटीबायोटिक से वंचित न हो। हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारी माताओं को ज़रूरत है, क्योंकि माताओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही एंटीबायोटिक्स का रैशनल उपयोग हो, रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके लिए डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की कैपेसिटी क्रिएशन, स्किल बिल्डिंग, इस पर काम किया जाना है और लंबे अरसे तक काम किया जाना है। भारत जो है समग्र हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही जो विजन है भारत का। और जब G20 की जो प्रायोरिटी है भारत की, उस पे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन MA खान के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल। भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी में
उसकी 5वीं पनडुब्बी वागीर अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार पनडुब्बी को कमीशन करेंगे। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वागीर स्वदेश में अब तक निर्मित सभी पनडुब्बियों में सबसे कम समय में तैयार हुआ है और ये भारतीय नौसेना की क्षमता काफी बढ़ा देगा। ये दुश्मनों के जहाजों पर हमला करने और उनकी प्रभावशीलता सीमित करने, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, समुद्र में माइन बिछाने और निगरानी सहित कई कार्यों में सक्षम है। वागीर का नाम सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है, जो दुश्मन की नजरों से बचकर निडरता से काम करता है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और अजय भट्ट ने जम्मू में बलिदान स्तंभ पर पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया। अजय भट्ट ने देश की रक्षा के लिए न्यौछावर होने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। त्रिपुरा के जिरानिया सब डिवीजन में 2 राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले पर भारत निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रतिगृह्यतां भगवते काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः अहिरि भोगैः दिवाहुंचाया हेतिं परिवादम्। और वहीं अपने उत्तर प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा आज गाजीपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसे अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का आरंभ माना जा रहा है। वे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन करने के बाद वो पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे। गाजीपुर का दौरा करने से पहले जेपी नड्डा वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में निगरानी को बढ़ाने के लिए पुलिस शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। माघ मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 200 से अधिक कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे आपराधिक आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके, साथ ही मेले में भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा ने कहा है कि मेले में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के अलावा बॉडी वॉर्न कैमरों को जरूरी स्थानों पर लगाया है, वहीं जिसका उद्देश्य मेले में निगरानी को बढ़ाना है। पुलिस कर्मियों को बॉडी वोर्न कैमरे के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। जो बॉडी वोर्न कैमरे हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में व्यवस्थापित किए हैं, इसकी संख्या 80 है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 30 से 35 मीटर की होती है। फीड इसका लगातार, इससे हम लोग स्टिल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को हम लोग इसका फीड दे सकते हैं। इसको हम लोगों ने इस प्रमुखता जो हमारे प्रवेश द्वार हैं, 16 प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पर व्यवस्थापन किया है। जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर इसका व्यवस्थापन किया है। जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता हम लोगों को अधिक महसूस होती है, वहाँ पर इसका व्यवस्थापन किया है। जो स्नान घाट है, जो उसका सर्कुलेटिंग एरिया है, स्नान घाटों से दूर सर्कुलेटिंग एरिया में भी इसका व्यवस्थापन हम लोगों ने किया है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 145 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 161 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.08% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट
0.08% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1946 है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,74,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे बारे में दिए गए बयान गंभीर और अपमानजनक हैं। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के शिक्षा के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई है। 2013 से 2014 सत्र में जहां 16.1 लाख बच्चे पंजीकृत हुए थे, वहीं 2019 से 20 सत्र में 15.1 लाख बच्चे पंजीकृत हुए हैं। दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और छात्रों की संख्या का गिरना निराशाजनक है। एलजी ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बना है। बिहार के हाजीपुर में सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी में 2 महिला सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने से बचा लिया। वहीं अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दोनों महिला सिपाही जूही और शांति ने हथियार के साथ बैंक लूटने पहुंचे अपराधियों को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण महिला सिपाहियों के हौसले की जहां हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा को लूटने के इरादे से 3 अपराधी बैंक में घुसने का प्रयास करने लगे, जिन्हें बैंक के गेट पर तैनात 2 महिला सिपाहियों ने रोक लिया और उनसे भिड़ गई। बाइक के साथ साथ बैंक में लगे सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस जुट गई है। आप लोग बहादुरी का काम किए हैं, या आप लोग से सीख मिलेगा जो भी इस विभाग में है कि आप लोग महिला होकर इतना अच्छा काम किए। यही सब बोले, आप लोग बहुत बहादुरी का काम किए। जम्मू में अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम से छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिली है। स्टूडेंट्स को गैदर करके उनको उनका मनसबल बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से जो डिप्रेस स्टूडेंट भी थे वो भी उनकी परीक्षा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उन्हें हासिल किए। हम चाहते हैं मोदी जी ऐसे स्कीमें आगे भी करते रहें, ऐसे काम आगे भी करते रहें, जिससे आज का यूथ आज के स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें और अप्रिशिएट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स और बदवा के हमारे स्कूल के बच्चे भी और पूरे देश के बच्चे मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है, इससे जो टीचर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम टीचर्स को नहीं आएगी, क्योंकि वो बच्चे को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ, यही बताऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो जिसमें बच्चों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टीचर्स को, और बच्चे कभी ये प्रॉब्लम फेस ना करेंगे। एक बहुत बड़ा इकदाम है, और न सिर्फ मेरी बच्चियां वो इससे मुस्तफीद होंगी, बल्कि जहां मैं रहता हूं, मेरे इलाके के बाकी लोग भी इससे उनका हौसला बढ़ेगा। क्योंकि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब किसी बच्ची, किसी पेरेंट या किसी टीचर के साथ बात करते हैं, तो उससे यकीनन उन सभी का हौसला बढ़ता है, और न सिर्फ उस घर का बल्कि पूरे इलाके का हौसला बढ़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11th में पढ़ता है और दूसरा मेरी बेटी है वो 8th में पढ़ती है। तो लास्ट ईयर भी जब इन्होंने मोदी जी का ये कार्यक्रम टीवी पे देखा था, तो तब से उनमें एक पढ़ने का अंदाज़ स्टाइल ऑफ उनका अपना स्टडीज़ का था, उनका टोटली चेंज हुआ है। वो अपने आप को एक गाइडेंस करते हैं बड़े लोग, उन्होंने गाइड किया उनको कि किस तरह से प्रेशर के बिना पढ़ाई में सक्सेस लाना है। और जम्मू के छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम सुनकर परीक्षा से जुड़ा उनका बोझ और तनाव कम होता है।
पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की टेंशन रहती है कि कैसे वो एग्ज़ाम करेंगे, वो पास होंगे कि नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर जो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी जो है पेरेंट्स भी जो है अच्छा मोटिवेटेड फील करेंगे अब, और टीचर भी जो है वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और बोला जाता है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए टीचर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन दोनों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ये दिल से ये एग्ज़ाम का डर निकल गया कि हमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। हम बहुत खुश हुए इस स्टेप से, और हम चाहते हैं कि मोदी जी और ऐसे स्टेप्स उठाएं आगे। ये बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे डीमोटिवेट फील करते थे, जिनका कॉन्फिडेंस लो था, अब वो भी मतलब कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस एनकरेज हो रही हैं वो स्टडीज़ के रिलेटेड, और वो बहुत ही अच्छा फील कर रही हैं और हम भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल के शौर्य वालिया और कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल की सना धर्मा का चयन हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं अपनी खुशी को। बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर वो अपने मन की जितनी भी उनको स्ट्रेस है वो मतलब शेयर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से हमारे। तो फिर उनके लिए तो बहुत अच्छी मतलब उनके लिए अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उनको। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अपना इस टाइम। और जहाँ तक हम परीक्षा के पे चर्चा की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, ताकि इसकी वजह से जितने भी देश में बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर की ही तैयारी करें इसकी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रति परिवार एक कार की नीति को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह नीतिगत मसला है, अदालत अपनी ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड से कुछ राहत मिली है। कुछ राज्यों में कल से शीतलहर में कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां सुबह और शाम में लोगों को ठंड परेशान करती है, तो वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आज रात उत्तर पश्चिम भारत में आने की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की भी संभावना है। इसके प्रभाव से 20 से 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नज़ारा देखते ही बन रहा है। केदारपुरी इन दिनों सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम रही है। और उधर जोशीमठ में रात भर हुई बारिश के बाद अब बर्फबारी शुरू हो गई है। पहले ही भूधसाव से जूझ रहे जोशीमठ के लोगों की आफत और बढ़ सकती है। बारिश और बर्फबारी से जोशीमठ के भूधसाव वाले इलाकों में हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। सर्बिया के दक्षिणी भागों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। वहीं नोवी पजार में कल 2 व्यक्ति बाढ़ में बह गए। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को रस्का नदी में गिरते हुए देखा गया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति जो उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बाढ़ की चपेट में आ गया। दोनों व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। नदियों में उफान के कारण कई जगहों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना है। अमेरिका ने गुरुवार को यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के एक नए पैकेज की घोषणा की। अमेरिका ने इस नए पैकेज में $2.5 बिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद वाहन और यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए समर्थन शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार इस नवीनतम सहायता में 59 ब्रैडली लड़ाकू वाहन,
और 90 स्ट्राइकर बख्तरबंद कार्मिक वाहन शामिल हैं। वहीं यूक्रेन को मिले इस नए पैकेज से युद्ध में काफ़ी मदद मिलेगी। रक्षा विभाग ने कहा है कि नवीनतम सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद, 8 अवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, 10,000 आर्टिलरी राउंड और लगभग 2,000 एंटी आर्मर रॉकेट शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका ने कुल मिलाकर यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में $26.7 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन को मिलने वाले वैश्विक सहायता में अमेरिका और ब्रिटेन लगातार मदद कर रहा है। उधर कोसोवो के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं बाढ़ के कारण लोगों के घर, सड़कें और खेल जलमग्न हो गए हैं। साथ ही कई शहरों को पेयजल आपूर्ति में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के साथ जल शोधन करने वाली फैक्ट्रियां भी दूषित हो गई हैं, जिससे कुछ इलाकों में पीने के पानी में कटौती करनी पड़ रही है। कोसोवो के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति में और बढ़ोतरी की संभावना है। ओडिशा में खेले जा रहे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने तीसरे मुकाबले में वेल्स की टीम को 4-2 से हरा दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही। ऐसे में टीम को अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए क्रॉस ओवर मुकाबले में 22 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ना है। भारतीय टीम के शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड के बराबर 7 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर में टीम इंडिया पीछे रह गई। इंग्लैंड ने भारत के मुकाबले ज्यादा गोल किए। वेल्स के खिलाफ मुकाबले में भारत की ओर से शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत ने गोल किए। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनको संवारने से दुनिया संवर जाती है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे बच्चों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है जो शिक्षण और प्रशिक्षण से कोसों दूर है। ऐसे ही बच्चों को शिक्षित कर और उनकी बेहतर काउंसलिंग करके उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही है दिल्ली की हमारी सदा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के तहत राष्ट्रीय राजधानी के JJ कॉलोनी में चलने वाला ओजे फलक शिक्षा सेंटर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रखने वाले गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए गैर सरकारी संगठन हमारी सदा का ओजे फलक सेंटर किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ ऐसे बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा का स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है, बल्कि उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। खास बात यह है कि जिन बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है या बड़ी उम्र के ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। शिक्षा पर सभी का हक है और सरकार भी यही चाहती है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे आगे बढ़ें। और हमारी सदा भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रही है ताकि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। मेरा मोटिव है जो बच्चे और महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो मैं हमारी सदा थ्रू के यहाँ पे उनको पढ़ाती हूँ और अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हर सप्ताह में 2 दिन बच्चों के लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम किया जाता है। यहाँ बच्चों की काउंसलिंग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे या अपने काम में प्रेरणा का स्रोत बन चुके अनुभवी लोगों की सेवाएं भी ली जाती हैं। मैं बच्चों को तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ काफ़ी आती रहती हूँ, यहाँ और अदर स्लम एरियाज़ जहाँ मैं बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि वो पढ़ाई करें और स्कूल जाएं और आगे बन के मतलब आगे बड़े होके कुछ ना कुछ बने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पायलट ही बने, पर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह या इनकरेजमेंट की तरह मैं आती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। हमारा एक ख़ास मकसद ये है कि ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको हम ट्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से वो बच्चे शामिल हैं जो एजुकेशनली वीक हैं या फाइनेंशियली वीक हैं, और इसमें से कुछ बच्चे वो हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं।
हमारे सदा ट्रस्ट के जिम्मेदारों का कहना है कि घर घर शिक्षा की जोत जगाना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। देश में शिक्षा के मैदान में तमाम जरूरी प्रयासों के बावजूद कुछ लोग कहीं छूट जाते हैं, लेकिन हमारी सदा जैसे संगठन उन्हें खोज कर लाने और समाज के मुख्य धारा से जोड़कर देश का भविष्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बेमिसाल है। के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर दिन हर पल बनती